हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th NCERT हमारा पर्यावरण का 4th चैप्टर वायु पढ़ेंगे। आज हम इसका आधा भाग ही पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। अब देखो कि वायु ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं? अभी पढ़ते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल कौन कौन सी गैसों से बना है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उनमें से प्रमुख हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। आगे हम देखेंगे कि कौन सी कितने प्रतिशत है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त रेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। इसमें परसेंटेज दिखाई गई है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? 21%, 21%, और नाइट्रोजन 78%। ये आपको पहले बताया ना कि ये दो गैसें सबसे ज़्यादा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93% और अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं सांस लेने में हम? ऑक्सीजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो हरे पौधे, देखो हरे पादप, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। तभी देखो अगर हम पेड़ काटते हैं तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पौधे कौन सी गैस लेते हैं अपने भोजन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जब हम सांस लेते हैं उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों
तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अगर ये कोयला और खनिज तेल जलते हैं तो ये बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर देता है। कई चीज़ें हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अगर वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। गर्म ऊपर चली गई, ठंडी आ गई। अब देखिए भूमंडलीय तापन आज विश्व में एक गंभीर समस्या है। हमने पहले पढ़ा ना भूमंडलीय तापन। वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं अब हम। वायुमंडल की रचना क्या है? हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। नीचे से शुरू होती है सतह से। पहली एक क्षोभमंडल जो पृथ्वी से थोड़ी ऊपर तक है। दूसरी समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभमंडल के बारे में अब देखते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ज़मीन से लेकर ऊपर तक 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। क्षोभमंडल तो क्या है? क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इसके अंदर हम अपनी सारी सांस लेने वाली सभी घटनाएं इसी में ही हम करते हैं मनुष्य की। जो समताप मंडल, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इस ग्राफ में भी दे रखा है समताप मंडल सब। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 50 किलोमीटर। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, क्योंकि वो ऊपर है इससे। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो इसमें समताप मंडल का क्या योगदान है हमारे जीवन पर? यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है और जो हवाई जहाज भी वहाँ उड़ाए जाते हैं इस समताप मंडल तक। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए, यह मध्य मंडल तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है जितना ऊंचा जाते हैं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। जो रेडियो चलता है ना, उसके संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। रेडियो चलाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल की सबसे ऊपरी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। सबसे ऊपर की परत को आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम के बदलाव का अवलोकन करें। आप देखो अखबार के अंदर डेली होता है, ये टीवी में भी आता है कि आज का मौसम क्या है, तो उसकी रिपोर्ट आप लिखें। मौसम एवं जलवायु, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। क्रिकेट छोड़ो, हम वैसे भी कई बार अनुमान लगाते हैं, आज बारिश होएगी, शायद ऐसे हो रखा है, ऐसे हो रखा है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम कई बार बदल जाता है, कभी कैसे होता है।
मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या होता है? मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। रोज जो बदलाव होता रहता है उसे मौसम कहते हैं। आज मौसम ये, आज वो ये। और देव गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। अब तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते घूमने की योजना, चाहे कितना भी अच्छा मौसम हो। लॉकडाउन चल रहा है ना, हम तो स्कूल भी नहीं आ सकते। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अब जलवायु क्या है? दीर्घकाल में, लंबे समय के अंदर किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जैसे अब शिमला में जाएं या हिमाचल में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है, तो हम कहते हैं वहाँ की जलवायु वो है, ठंडी जलवायु है वहाँ की। मौसम तो अब ये होता है ना, हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आज बरसात का मौसम है। तो जलवायु वहाँ की औसत जो होती है, कुल मिला के वहाँ का जो बदलता रहता है औसत मौसम होता है, उसे जलवायु होता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? मौसम का दैनिक पूर्वानुमान यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करते हैं। सूर्य, पृथ्वी पर जो हमें सूर्य की ऊर्जा आती है ना, उसका 2 अरबवां, एक नहीं, केवल 1 भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। अब इतनी हीट है सूर्य के अंदर, यहाँ तक तो सिर्फ 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। तापमान, अब तापमान किसे कहते हैं? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है ना। मौसम जो अलग अलग आते हैं, दिन और रात का तो बदलता ही है, लेकिन ऋतुओं के अनुसार भी। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये तो नेचुरल सी बात है, अंडरस्टूड है कि शीत ऋतु सर्दी की ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, तो कोई वैसे बताने वाली बात ही नहीं है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। अब ये मापने के यंत्र देखो, तापमापी क्या होता है? तापमान को मापता है, आज कितना तापमान है इससे नापा जाता है। वायु दाब मापी वायु दाब को मापता है कि आज वायु का दबाव कितना है। वर्षा मापी यंत्र वर्षा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है, दिक्सूचक भी होता है ना, इसमें वात दिग्दर्शी दे रखा है। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होती है, पृथ्वी की मानक रेखा है जो बीचों बीच, उसको भूमध्य रेखा मान लिया गया है। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव सबसे ऊपर जब हम ग्लोब में देखते हैं तो, और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। इसलिए तापमान उस प्रकार घटता जाता है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय में यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम कहते हैं नगरों में गर्मी होती है, गांव में नहीं होती, क्यों? वहाँ ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं और वो गर्म वायु को रोक लेते हैं। कंक्रीट की सड़कें होती हैं, घरों में तो, गांव में तो कच्चे घर भी होते हैं, मिट्टी से ठंडक भी मिलती रहती है और ज़्यादा ऊंचे भवन भी नहीं होते हैं, तो उससे उनका तापमान कम रहता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने का मानक
इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान कितने में किस में मापा जाता है? सेल्सियस में। कहते हैं कि आज तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कई बार सर्दियों में कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंड्रस सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी कितने डिग्री पर उबलने लग जाता है? 100 डिग्री पर। और जमता कितने पर है? 0 डिग्री पर। अब वायु दाब क्या है? वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यहाँ से वायु लेकर जाते हैं, वहाँ पे वायु नहीं है। चांद पर खोज की गई है ना कि वायु पानी है या नहीं है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, यानी खून आ जाएगा, उनके हो जाएगा। तो आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके अब कुछ प्रश्न जो हमने अब तक पढ़ लिया है पाठ, उसके कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडल क्या है? मैंने आपको बीच में बताया वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से बनी घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो पतली चादर है वायु की, उससे घिरी हुई है, घनी चादर से घिरी हुई है। वायुमंडल का दूसरा प्रश्न है, अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? हमने पढ़ा ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है इसके अंदर। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान को ले लेते हैं, आप कहते हैं हरियाणा में ये मौसम है, तो किसी निश्चित स्थान पर ले लेते हैं। उसके बाद है हमने अगला वर्षा के प्रकार, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे। वायु दाब क्या है ये पढ़ लिया है वैसे हमने, चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वायु दाब क्या है? पृथ्वी के सतह पर वायु द्वारा लगाए गए भार के दाब को वायु कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो वायु भार लगाती है, भार के दाब को वायु दाब कहते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी गैस बचाती है हमें? हमने पढ़ा था ना, ओजोन बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल, क्योंकि पृथ्वी से शुरू होती है, इसी में हम सांस लेते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, यानी बादल नहीं है जहाँ पे? तो ये है हमारी क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल। तो ये हमारी समताप मंडल है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटता है ना, हमने पढ़ा है, वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हमने पढ़ा नहीं है, पर इसमें हम बता सकते हैं कि वृष्टि जब तरल रूप में, जब यानी कि बरसात के रूप में नीचे गिरती है तो पानी गिरता है, वृष्टि होती है, तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तो बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे, तो इसे हम यहीं समाप्त करते हैं।